हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, वन इंटीग्रल इज नोन एंड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है d2/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो टॉपिक है गाइस, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू वन इंटीग्रल इज नोन एंड रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें थोड़ा सा आपको चीजें दिखेंगी नहीं, वहां पर उसका जो प्रोसेस डिस्कस किया था उसमें हर एक चीज सामने दिखाई दे रही थी। बट चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ एजप्शन मानने पड़ते हैं इसके प्रोसेस में ही। तो थोड़ा सा आप लोग केयरफुली होकर इसके प्रोसेस को सुनिएगा और देखिएगा। तो देखिएगा, इस चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्चुअली करते क्या है, एक लाइन लिखी जाती है, टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। इसका मतलब ये होता है गाइस कि ये जो x वेरिएबल है इसको हम z में चेंज करते हैं, x को z में चेंज करते हैं। अब मैथ्स में कोई भी चीज हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा यूज नहीं की जाती है। मींस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मुझे x को z में कन्वर्ट करना है या फिर चेंज करना है तो मुझे x और z के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। मींस यदि मैं x को z में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं गाइस, तो मुझे x और z में एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये x और z में रिलेशन मिलता कैसे है, उसके लिए मुझे लेना पड़ता है Q1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आप कहेंगे ये Q1 क्या है, कांस्टेंट क्या है। बस आप प्रोसेस याद रखिएगा, इस ये आगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा कि Q1 क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टॉपिक का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन लिखेंगे, फ्रेंड्स, टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग changing the independent variable from x to z taking q1 is equals to constant। जैसे ही आप q1 को कांस्टेंट के बराबर एज्यूम करेंगे, दिस इज प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन x एंड z। अभी मैंने बताया आपको x और z में रिलेशन चाहिए, तो जैसे ही आप गाइस q1 को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे आपको x और z के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है गाइस। अब ये जो भी रिलेशन आए, मुझे नहीं पता कि वो रिलेशन क्या आया क्योंकि अभी हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। बट जब आप कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जैसे ही आप Q1 को कांस्टेंट मानेंगे आपको x और z में एक रिलेशन मिल जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स x और z में रिलेशन मिलेगा उसको पुट करना होगा। मींस उसके लिए लिखना पड़ता है सब्स्टिट्यूट दिस रिलेशन। अब आप ये लाइन नहीं लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस रिलेशन, मैंने यहाँ प्रोसेस है इसलिए इसे लिखा। जो भी x और z में रिलेशन आएगा आप उसको यहाँ पर पुट करेंगे। आप गाइस बस अभी देखिए, इसके बाद में एक इसका एग्जांपल दूंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सब्स्टिट्यूट दिस रिलेशन द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा d2y/dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इज इक्वल्स टू r1। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल था x उसको कन्वर्ट कर दिया है z में। क्लियर है। अब ये कैसे, ये फिक्स है गाइस, ये आएगी ही आएगी, आपको यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बस आप याद ये रखिएगा कि जो रिलेशन है उसको लिखिएगा और उसके बाद लिखना द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और उठाकर इस इक्वेशन को लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर तीन नए टर्म मिल रहे हैं, P1, Q1 एंड R1। ये P1, Q1, R1 जो भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इन तीनों के फार्मूले होते हैं। फार्मूले क्या होता है, P1 इज इक्वल्स टू d2z/dx2 प्लस p dz/dx होल अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। सिमिलरली Q1 इज इक्वल्स टू q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर एंड R1 इज इक्वल्स टू r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूले फ्रेंड्स याद रखिएगा। P1 यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, Q1 इस फार्मूले से हो जाएगा और R1 इस फार्मूले से। जैसे ही P1, Q1, R1 की वैल्यू आएगी, इन वैल्यूओं को उठा के फ्रेंड्स मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे लिखा हुआ है पुटिंग P, Q एंड R in equation first, P1, Q1 and R1
इन इक्वेशन सेकंड। इनको उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सॉल्व दिस इक्वेशन, मींस इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो वही लिखा है, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपना सिंपल सा प्रोसेस होता है। जो भी प्रोसेस है फ्रेंड्स, बस उसे आप याद रखिएगा, करते क्या है और कैसे करते हैं वो क्वेश्चंस में पता चलेगा। जैसे सबसे पहले Q1 को कांस्टेंट लेते हैं। जब आप Q1 को कांस्टेंट लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये अभी मैं एक क्वेश्चंस करने वाला हूं, उसमें मिलेगा आपको। बस याद ये रखना, इसमें x और z में रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन को पुट करेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर जो P1 Q1 R1 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इन फार्मूलों से P1 Q1 R1 कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब अपन लोग देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल्व d2y अपॉन dx2 माइनस कॉट एक्स dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू cos x माइनस cos क्यूब x। इसको बोला मैंने फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1। अब यदि मैं इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो ये P कहलाएगा, ये Q कहलाएगा और ये R कहलाएगा। तो मैंने वही लिखा फ्रेंड्स, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। P इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, Q इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, R इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आप वही लाइन लिखिए जो प्रोसेस में मैंने लिखी थी। सॉल्व बाय यूजिंग द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z टेकिंग q1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिएगा इस यहां से कैसे रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है, ये अब हम आपको यहां पर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, q1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप याद कीजिए फ्रेंड्स, Q1 का अभी जो मैंने एक फार्मूला आपको लिखा था P1 Q1 R1। तो देखिए फ्रेंड्स, Q1 इज इक्वल्स टू क्या है फार्मूला, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसका यूज कीजिए। अभी मैंने Q1 इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट लिखा है उसमें कांस्टेंट का काम नहीं कर रहा हूं मैं, किसका काम कर रहा हूं, सिर्फ Q1 का। तो देखिएगा इस Q1 का फार्मूला अभी मैंने दिखाया, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसको लिखा। अब आया यहां पर Q। तो देखिए फ्रेंड्स, Q की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने Q बराबर कितना लिखा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जो लिखा हुआ है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर वो लिखा हुआ है। ये जो भी किया मैंने यहां तक, ये सब कुछ Q1 का काम है। अब मैं इसके इक्वल्स टू में जो लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसका काम करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन को क्या एज्यूम करना है, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा हमेशा वो वैल्यू यहां पर एज्यूम की जाती है कांस्टेंट में जो फंक्शन यहां लिखा हो, उस फंक्शन को छोड़कर उसके साथ में जो कुछ भी लिखा हो। जैसे यहां फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, -1। कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो आप कांस्टेंट लेंगे -1। सपोज दैट यहां लिखा होता 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो आप अगर यहां 2 होता तो आप यहां 2 मान लेते। अगर यहां √3 होता तो आप यहां √3 मान लेते। कहने का मतलब ये है, फंक्शंस को छोड़कर जो भी कांस्टेंट दिया जाए उसी कांस्टेंट को एज्यूम कर लेना, बिकॉज हमें क्या मानना है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो अभी यहां -1 था तो मैंने यहां पर -1 माना। अब अगर मैं इस टर्म और इस टर्म को कैलकुलेट करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इधर आएगा और बराबर में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वही लिखा है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैंने आपसे कहा था जब आप Q1 को कांस्टेंट मानेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा x और z के बीच में। तो देखिए कहां से मिलता है गाइस, ये लिखा हुआ है वो अगला स्टेप, देखते हैं। dz अपॉन dx बराबर कितना आया, साइन एक्स। अब आप इस टर्म को एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए और एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो P1 Q1 R1 का फार्मूला है उसमें अपन को d2z अपॉन dx2 टर्म की जरूरत पड़ती है, तो ये अपन को पहले से पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, d2z अपॉन dx2 को यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये आ गया। अगर मैं dz अपॉन dx को इंटीग्रेट करूंगा तो dz अपॉन dx का इंटीग्रेशन आएगा z और sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिलेशन मिल गया, मुझे मिल गया। मैंने कहा था z और x में रिलेशन मिल जाएगा जैसे ही आप कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो मैंने ये -1 एज्यूम किया,
प्रोसेस फॉलो किया, कैलकुलेट किया, यहाँ एक बार इंटीग्रेट कीजिए और एक बार डिफरेंशिएट। यहां तक आ गया। अब मैंने आपसे वहां पर कहा था कि आपको एक लाइन लिखनी होगी, जो रिलेशन है उसको पुट करना है। तो आप लिखिए पुट z इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इन द इक्वेशन फर्स्ट, द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। और मैंने आपसे कहा था गाइज कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म आएगा वो आपको याद होना चाहिए, वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मीन्स d2y अपॉन dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1। और ये हुई फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को p1 q1 r1 को कैलकुलेट करना होगा। तो इसके फार्मूले मैंने लिखा चुका हूं आपको, p1 q1 एंड r1। तो अपन लोग अब p1 कैलकुलेट करेंगे, q1 कैलकुलेट करेंगे और r1 कैलकुलेट करने के बाद इन वैल्यूओं को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं p1 q1 r1। p1 इज इक्वल्स टू d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx होल अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ p1 का। d2z अपॉन dx2 cos x आया है, प्लस p की वैल्यू माइनस कॉट एक्स थी, dz अपॉन dx साइन x है, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x है। आप फ्रेंड्स इन वैल्यूओं को अलग से लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पुट करके इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, कॉट एक्स बराबर कितना होता है याद कीजिए, cos x अपॉन साइन x। देखिए मैं यहाँ साइड में बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, cot x इज इक्वल्स टू cos x अपॉन साइन x। ये फार्मूला आप सभी को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। यदि मैं यहाँ पर cos बाई साइन लिखूंगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ cos, और वो भी किसका, माइनस का। ये प्लस का, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसलिए मैंने p1 को क्या लिख दिया, डायरेक्ट 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए q1 का फार्मूला होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। q की वैल्यू है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी -1। r1 का फार्मूला होता है r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। r की वैल्यू है cos x माइनस cos qx, dz अपॉन dx का स्क्वायर है साइन स्क्वायर x। ऊपर से फ्रेंड्स cos x कॉमन ले लीजिए, तो ये cos x कॉमन आ गया, cos x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos x आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि ये जो r1 है वो x के फॉर्म में आया और हम लोग x को z में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है cos x बराबर जो भी वैल्यूज होगी उसको अपन को सब्स्टिट्यूट करना होगा, और cos x बराबर है z, ये आपको वहां मिला होगा। तो यहाँ पे मैंने cos x बराबर लिख दिया -z। क्लियर। तो अपन को क्या क्या मिल गया फ्रेंड्स, p1 q1 एंड r1। अब अपनी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें अपन लोग इसको पुट कर देंगे। तो आप ये सारी वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूं साइड में, इक्वेशन नंबर 2 है क्या। इक्वेशन नंबर 2 थी d2y अपॉन dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इज इक्वल्स टू r1। तो देखिए p1 की वैल्यू 0 आई फ्रेंड्स, तो ये टर्म आएगा ही नहीं। q1 बराबर -1 आया, तो देखिए d2 बाई अपॉन dz2 माइनस y इज इक्वल्स टू -z। क्लियर है, ये लिखा हुआ है -z। ये r1 की वैल्यू दिख रही है तो ये लिख दिया मैंने -z। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो मेरी फर्दर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों में से किसी ने भी CF और PI के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल CF एंड PI के बेसिक्स एंड उनके कुछ क्वेश्चंस के वीडियो जरूर देख लें, बिकॉज अब यहाँ पर ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व होगी बाय यूजिंग CF प्लस PI कंसेप्ट। तो यदि अपन को CF और PI का कंसेप्ट प्रॉब्लम में है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अब मैं यहां से यूज करने वाला हूं CF और PI के लॉजिक्स को। तो देखिए फ्रेंड, जिनने भी देख रखी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे यदि उनने CF PI नहीं देखा है तो उन्हें प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए प्लीज आप लोग पहले CF और PI का वीडियो देखें, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस सबसे पहले इसको d के फॉर्म में लिखेंगे, d स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल्स टू -z। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, d के प्लेस पर m इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। तो m माइनस 1
m+1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आएगा m बराबर 1, यहां से आएगा m बराबर -1। दोनों ही वैल्यूज को अगर मैं देखूंगा तो ये कहलाएंगे डिफरेंट, और यदि डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए CF होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। बट यहां पर हम x यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर मेरा वेरिएबल है z, तो मैंने लिखा C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -z। क्लियर फ्रेंड्स यहां तक? नाउ अब इस स्टेप के बाद CF निकलने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं PI। तो PI इज इक्वल्स टू होता है 1/D के फॉर्म की इक्वेशन। D के फॉर्म की इक्वेशंस का मीन्स मतलब होता है जो D के फॉर्म में लिखी हो। तो यहाँ लिखा हुआ है D² -1, तो यह आ गया D² -1 इनटू जो भी इक्वेशंस के बराबर में लिखा हो। कितना लिखा है फ्रेंड्स? -z। क्लियर है यहां तक? तो देखिएगा इस मैं फिर से रिपीट कर दूं, CF समझने में दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि वो सिंपल है। बट अब यहां पर जो मैं PI निकालूंगा हो सकता है उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए जिन्होंने CF PI नहीं पढ़ा हुआ है। तो पहले वो सभी लोग CF PI को देख लें और उसके बाद इसके आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करें। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं। यहां पर अपने पास Z है, मीन्स यहां पर लॉजिक लगेगा x की पावर का, और x की पावर का कंसेप्ट ये कहता है कि आप कांस्टेंट टर्म को कॉमन लीजिए। बट यहां पर कांस्टेंट क्या है? 1, तो 1 को कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो उसका सेकंड स्टेप ये होता है x की पावर का कि जो भी नीचे लिखा हो उसको ऊपर इनवर्स में ले जाइए। तो नीचे वाली चीज को यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये मैथ्स का रूल होता है, वो इनवर्स में चली जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक? अब इस स्टेप के बाद हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लिखा नहीं है मैंने यहां पर, मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स। अब यहां पर यूज करेंगे हम लोग बायोनोमियल थ्योरम। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? बाइनोमियल थ्योरम। ये लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 - x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 + x प्लस x² डैश डैश डैश। कंपेयर करेंगे तो 1 के प्लेस पर 1 है, माइनस के प्लेस पर माइनस है, x के प्लेस पर लिखा हुआ है d²। तो आप यहां पर x के प्लेस पर d² पुट करिए, तो आएगा 1 + d² d की पावर 4 डैश 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 इंटू z। डिफरेंशियल इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो देखिए गाइस यहां पर अपने पास लिखा हुआ है d², इसका मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन। d की पावर 4 का मतलब हुआ 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन। बट याद कीजिए z कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक बार, बिकॉज z का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और 1 का फर्दर 0 हो जाएगा। तो ये एक बार हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये जो d² से आगे के जितने भी टर्म है ये सब हमारे लिए यूजलेस हैं, इनका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि z 2 बार डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट टर्म में सिर्फ z का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा सिंपल z। कितना आया? z। ये हुआ फ्रेंड्स PI। तो सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF C1 e की पावर z, C2 e की पावर -z और PI कितना आया फ्रेंड्स? z। ये लिख दिया। ये आया z के फॉर्म में। अब मुझे आंसर चाहिए था x के फॉर्म में, तो हम z बराबर जो -cos x मेरा रिलेशन था उसको रिवर्स रिप्लेस कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर -cos x प्लस C2 e की पावर प्लस cos x माइनस cos x। ये अपना फाइनल दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आ गया। क्लियर है फ्रेंड? तो बहुत सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बस आपको प्रोसेस एक बार क्लियर होना चाहिए। यदि फ्रेंड्स प्रोसेस क्लियर है तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना होता है। उसमें कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं, उसके अंदर कौन सी टॉपिक्स यूज हो रही है, किसका बेसिक्स पता होना चाहिए, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देख लीजिए, हो सके तो उनका नोट्स बना लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तब तक के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।